So students, now we are going to discuss about the next period in the history of English literature, which is Anglo-Norman period, which extends from 1066 AD to 1340 AD. एंग्लो सेक्सन पीरियड के बाद अगला पीरियड ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड होता है जो 1066 से 1340 AD तक है। तो अब हम सबसे पहले इस पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। What happened actually in 1066 that it brought change in the period। आखिर ऐसा क्या हुआ 1066 में कि पूरा पीरियड हम अगला नाम ही पड़ गया। अभी तक एंग्लो सेक्सन था, अब एंग्लो नॉर्मन कहला रहा है। So what happened actually? So it was in 1066 there occurred a battle which is known as Battle of Hastings। एक लड़ाई हुई, एक बैटल हुई, किसके बीच में? नॉर्मन फ्रेंच आर्मी ऑफ विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। फ्रेंच की नॉर्मन जो डायनेस्टी है, नॉर्मन साम्राज्य है, उसकी एक फ्रेंच आर्मी थी, उसका एक ड्यूक था जो नॉर्मेंडी जगह का ड्यूक था। ड्यूक एक पद होता था, विलियम नाम का। इसने अटैक कर दिया। ठीक, तो किसके बीच में? ये विलियम और यहाँ एंग्लो सेक्सन जो राजा और किंग हैरोल्ड थे, इनके बीच में लड़ाई होती है 1066 में। और इस लड़ाई में विलियम जीत जाता है, एंग्लो सेक्सन किंग हार जाता है। सो विलियम बिकेम द किंग एंड देयर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मन डायनेस्टी। यहाँ से फिर विलियम के राजा बनने से नॉर्मन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ हो जाती है। तो जो इंग्लैंड है, अभी तक यहाँ पे एंग्लो सेक्सन्स का रूल चल रहा था। हमने कल डिस्कस किया था कि देयर वर 7 किंगडम्स, लेकिन 1066 में यहाँ पे किसका साम्राज्य आ गया है? अब नॉर्मन फ्रेंच लोगों का साम्राज्य होके आ जाता है। विलियम जो है राजा बन जाता है, तो एक नए साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। दैट्स वाई दिस पीरियड इज टर्म्ड एज एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अब एंग्लो नॉर्मन हो गया है। सो दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सबसे मेन बात है जो इस पीरियड की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज। सो हम यहाँ देखते हैं कि जो नॉर्मन फ्रेंच है, क्योंकि अब रूलर जो है ही इज़ अ फ्रेंच, ठीक है, वो तो नॉर्मन फ्रेंच है। अब जब रूलर फ्रेंच होगा तो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज और उसके तौर तरीक़ों का असर जो यहाँ पे पहले से एंग्लो सेक्सन्स और ब्राइटन्स और ज्यूट्स जो भी रह रहे थे, इन सब पे पड़ता है। देखिए 1066 से लेके 1340 इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे लोगों के लैंग्वेज पर, इंग्लिश पे, मतलब बेसिकली जो ओल्ड इंग्लिश थी उस पर फ्रेंच का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, फ्रेंच भाषा का। ठीक, और कई सारे फ्रेंच के वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, प्लस लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस होता है और साथ ही साथ कल्चर पे भी। भाई जब राजा है फ्रेंच है, भले ही जो लोग थे वो तो ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे, राजा आया है नया, लोग तो यहाँ पुराने ही है ना, तो वो तो ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे। बट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अराउंड 400 ईयर्स, देखिए 1066 से 1340 अच्छा खासा लंबा टाइम था। तो धीरे धीरे विद टाइम देयर वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एज वेल। इन सब का प्रभाव पड़ता है। और ये पीरियड मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत है। मिडिल इंग्लिश क्या होती है? जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी प्लस जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो इंग्लिश, मतलब जिस पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस रहा, इन दोनों को मिलके एक लैंग्वेज जो इंग्लिश में जो चेंज आया उसको मिडिल इंग्लिश कहा गया। ठीक, second point is anonymity. Yesterday we discussed about anonymity. That means we do not know the name of the poets of this period. जो भी पोएट्स है, राइटर्स है, उनके नाम हमें नहीं पता है, एनोनिमस है। जो वर्क्स मिले हैं उनके पोएट्स के नाम या राइटर्स के नाम नहीं पता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वी से दैट एनोनिमिटी कंटिन्यूड कहा गया, क्योंकि एंग्लो सेक्सन पीरियड में भी एनोनिमस है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में भी जो लिटरेचर है वो एनोनिमस है। नेक्स्ट इज डोमिनेशन ऑफ पोएट्री। इस पीरियड में हम देखते हैं कि पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई है। पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई है जिसमें वर्स क्रॉनिकल, रिलीजियस एंड डायडेक्टिव पोएट्री है। वर्स क्रॉनिकल्स मतलब, क्रॉनिकल मतलब मैंने एंग्लो सेक्सन पीरियड में बताया था, क्रॉनिकल्स हिस्ट्री के लिए कहा जाता है। तो हिस्ट्री को लिखा गया लेकिन कविता के रूप में। ठीक, और फिर रिलीजियस पोएट्री है और साथ ही साथ डायडेक्टिक पोएट्री है। डायडेक्टिक मतलब जो कोई शिक्षा देने वाली है। इस पीरियड की 4 काफ़ी फेमस
एलिटरेटिव पोएम्स हैं जिनका नाम है पर्ल, प्योरिटी, पेशेंस एंड सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। ये 4 काफ़ी फेमस पोएम्स हैं जो मिली हैं। और ये एलिटरेटिव पोएम्स है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ द सेम साउंड स्पेशली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स। जो हम व्यंजन होते हैं बार बार अगर वो रिपीट हो रहे हैं शुरुआत में किसी भी लाइन में, पोएम में, बार बार एक सा साउंड बार बार रिपीट हो, खासतौर से कॉन्सोनेंट्स और शब्दों के शुरू में। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है मैंने, पीटर फाइटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो बार बार कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? पा पा पा। हिंदी में आप देखते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पे चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। तो क्या रहा है? चा चा चा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये सब खा खा खा। तो ये सब क्या है? एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं कि बार बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस पीरियड में और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी, एंग्लो सेक्सन पीरियड में भी जो पोएम्स लिखी गई हैं वो एलिट्रेटिव पोएम्स हैं, मतलब उनमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन हुआ है। बट देयर वॉज अ मेजर चेंज इन दिस पीरियड, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ राइम्ड मीटर। एक नई चीज़ आई पोएम में, वो क्या है? राइम्ड मीटर। ये राइम मीटर क्या है? आई हैव एक्सप्लेन इन क्लास ऑल्सो। देखिए, पोइट्री जब लिखी जाती है तो उसमें एक लय रहती है जिससे वो आपको याद रखने में भी, जैसे पहले से ओरल लिटरेचर था तो भाई जब लय होगी तो वो याद भी रहेगी और एक उसको उस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जो लय बनती है। तो एक तो तरीका था एलिट्रेशन का कि बार बार सेम सेम साउंड्स का रिपीट होने से, लेकिन यहाँ पे एक चेंज अलग आया। जो पोएम में लय बन रही है वो साउंड के रिपीटेशन से नहीं, बल्कि जो वर्ड्स हैं उनके सिलेबल्स में जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिलेबस में जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो रिदम बनती है पोएम में, जो उससे एक लय आती है पोएम में, उसको मीटर कहा जाता है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द क्लास एज वेल कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस क्या होते हैं। अभी यहाँ पे रिवीजन में मैं इतना चीज़ें डिटेल में नहीं दे बता पाऊँगी आपको। इफ़ पॉसिबल आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन मीटर पे मैं एक डिफरेंट वीडियो अलग से अगर टाइम मिला तो बनाऊँगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइम्ड मीटर हुआ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है इस पीरियड का। देन डेवलपमेंट ऑफ लिरिक। लिरिक क्या होता है? पोएम ही होती है बट जो सॉन्ग की तरह होती है, गाने की तरह क्वालिटीज़ हों जिसमें, और स्पीकर इसमें खासतौर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये भी इस तरह की पोएम्स आ गई, लिरिकल पोएम्स आ गई। देन देर वर रोमांसेस दैट वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। रोमांसेस क्या होते थे? एक लंबी सी कहानी जो वर्ड्स में भी हो सकती है, मतलब पोइट्री के फॉर्म में भी हो सकती है, या प्रोज में भी लिखी हो सकती है। एंड इट यूज टू टेल और डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ नोबल हीरो। एक हीरो होगा, उसकी लाइफ के अलग अलग एडवेंचर्स, उसके लाइफ में क्या हुआ उसको पूरा डिस्क्राइब करते हुए ये कहानी होती थी, जो पोइट्री या प्रोज किसी भी फॉर्म में हो सकती थी। एंड देन टॉकिंग अबाउट प्रोज, सो इस पीरियड में 2 प्रोज वर्क्स भी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, भी लिखा गया है। और हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड में भी देखा था कि प्रोज लिखा गया था। बट इस पीरियड में क्या है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट्री है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पोइट्री डोमिनेटेड दिस पीरियड। सो अब इसलिए हम प्रोज को ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर सम की पॉइंट्स अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड।